नमस्ते। बिजनेस की दुनिया में एक बात जरूर सुनी होगी, बिगर इज बेटर। बड़ा मतलब बेहतर। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या हर बड़ी चीज हमेशा बेहतर होती है? आज हम इसी आइडिया की आत्मा तक जाएंगे और समझेंगे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को, जिसे कहते हैं स्केल एडवांटेज। सोच लीजिए, ये एक तरह का इकोनॉमिक मोट है, एक आर्थिक सुरक्षा कवच जो एक कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर से बचाता है और उसे लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। तो चलिए, इस कहानी को एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी होना ही सक्सेस की गारंटी है? क्या साइज अपने आप में कंपटीशन को हराने का एक टिकट है? देखिए, अक्सर हम सब ये मान लेते हैं कि जो सबसे बड़ा है वही मार्केट का असली बादशाह है। पर बिजनेस की दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती। आज हम इसी धारणा को तोड़ने वाले हैं और देखेंगे कि इस पर्दे के पीछे की असलियत आखिर है क्या। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। बोइंग और एयरबस दोनों ही एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, आप कह सकते हैं, अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियंस हैं। साइज में विशाल, लेकिन जब ये आमने सामने आते हैं तो उनका ये बड़ा साइज किसी को भी दूसरे पर कोई खास कॉस्ट एडवांटेज यानी लागत का फायदा नहीं दे पाता। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि दोनों लगभग बराबर के ताकतवर हैं। ये एक ऐसी बॉक्सिंग मैच जैसा है जहां दोनों फाइटर्स इतने पावरफुल हैं कि एक का पंच दूसरे के पंच को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो उनका साइज एडवांटेज एक तरह से आपस में ही कैंसिल हो जाता है। और यही है इस पूरी डिस्कशन का सबसे जरूरी पॉइंट। असली खेल कंपनी के एब्सोल्यूट साइज का है ही नहीं, यानी वो टोटल कितनी बड़ी है। असली खेल है रिलेटिव साइज का, यानी एक कंपनी अपने मार्केट में अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले कितनी बड़ी है। एक छोटा सा शार्क एक्वेरियम में तो सबसे बड़ा हो सकता है, पर समुंदर में क्या कुछ भी नहीं। जरूरी ये नहीं कि आप कितने बड़े हैं, जरूरी ये है कि आप अपने तालाब में बाकी मछलियों से कितने बड़े हैं। यही वो पॉइंट है जहां से स्केल का असली जादू शुरू होता है। तो ये रिलेटिव साइज का एडवांटेज आखिर आता कहां से है? इसका राज छुपा है दो बहुत ही सिंपल साउंडिंग लेकिन सुपर पावरफुल इकोनॉमिक टर्म्स में। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट्स और दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट्स। चलिए, इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट्स वो जिद्दी खर्चे हैं जो बिजनेस के सेल्स वॉल्यूम के साथ बदलते नहीं हैं। मान लीजिए आपने कॉफी शॉप खोला, उस जगह का रेंट, वो मस्त सी एस्प्रेसो मशीन की ईएमआई, स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं। मतलब आप दिन में एक कॉफी बेचें या 1000, ये खर्चा तो होना ही होना है। ये फिक्स रहते हैं। और फिर आते हैं वेरिएबल कॉस्ट्स। ये फ्लेक्सिबल खर्चे हैं जो सीधे सेल्स से जुड़े होते हैं। उसी कॉफी शॉप के एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। हर कप कॉफी के लिए जो दूध लग रहा है, कॉफी बीन्स, चीनी, पेपर कप, ये सब वेरिएबल कॉस्ट्स हैं। जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे उतना ज्यादा इन चीजों पर खर्चा होगा। सिंपल सी बात है। एक कॉफी बिकी तो एक कप का खर्चा, 100 कॉफी बिकी तो 100 कप्स का खर्चा। और ये टेबल इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। जिन इंडस्ट्रीज में हाई फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग, वहां बड़े स्केल का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। सोचिए, एक कार फैक्ट्री लगाने में अरबों रुपए लगते हैं। ये एक भारी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब अगर वो फैक्ट्री 10,000 कार बनाती है तो ये पूरा खर्चा 10,000 कार्स पर बढ़ जाता है। और अगर वो 1,00,000 कार बनाती है तो वही खर्चा 1,00,000 कार्स पर बढ़ जाता है, जिससे पर कार कॉस्ट काफी कम हो जाती है। जबकि एक रियल एस्टेट एजेंसी जैसी इंडस्ट्री में हाई वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। उनका सबसे बड़ा खर्चा है एजेंट का कमीशन, जो हर डील के साथ बदलता है। तो वहां ज्यादा घर बेचने से उनका पर घर बेचने का खर्चा कम नहीं होता, इसलिए वहां स्केल का फायदा बहुत ही कम है। तो अब जब हमने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट्स का कोड क्रैक कर लिया है, तो चलिए देखते हैं कि कंपनीज इसको इस्तेमाल करके 3 तरह के जबरदस्त साइज एडवांटेज आखिर बनाती कैसे हैं। ये 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग स्केल। और तीसरा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नीश मार्केट डोमिनेशन। अक्सर लोगों का ध्यान सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर जाता है, लेकिन बाकी दोनों भी उतने ही पावरफुल हैं और शायद आज की सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में तो और भी ज्यादा कॉमन है। पहला टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज। एक कुरियर कंपनी के बारे में सोचिए। सबसे पहले वो हब्स, वेयर हाउसेज और ट्रक्स के एक पूरे नेटवर्क में भारी पैसा इन्वेस्ट करती है। ये हो गया एक बहुत बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट। फिर एक सर्टेन नंबर ऑफ पैकेजेस डिलीवर करके वो इन सारे फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लेती है। और यहां से असली जादू शुरू होता है। इसके बाद डिलीवर होने वाला हर एक्स्ट्रा पार्सल, हर एक छोटा सा पैकेट, वो लगभग प्योर प्रॉफिट है। क्योंकि एक ही ट्रक को एक ही गली में एक एक्स्ट्रा घर पर रुकने में कितना ही खर्चा लगेगा, ना के बराबर। इसका एक शानदार रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है स्टेरिसाइकिल।
ये अमेरिका की सबसे बड़ी मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल कंपनी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, ये अपने सबसे नज़दीकी कंपेटिटर से 15 गुना बड़ी है। जरा इस नंबर को सोचिए, 15 गुना। इस विशाल रिलेटिव साइज का नतीजा है अनराइवल्ड राउट डेंसिटी। मतलब जब स्टेरीसाइकिल का ट्रक एक हॉस्पिटल से वेस्ट उठाने जाता है तो उसी इलाके में उसके पास 14 और कस्टमर्स हो सकते हैं, जबकि कंपेटिटर के पास शायद सिर्फ एक। हर ट्रिप, हर लीटर डीजल, हर मिनट उनके लिए ज्यादा पैसा कमा कर देता है। ये एक ऐसा मोट है जिसे क्रॉस करना किसी नए प्लेयर के लिए लगभग नामुमकिन है। चलिए अब दूसरे टाइप पर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्केल एडवांटेज। ये वो क्लासिक फैक्ट्री वाला एडवांटेज है। एक फैक्ट्री अपनी 100% कैपेसिटी के जितना करीब चलती है उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेंट और मशीनरी जैसे फिक्स्ड कॉस्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर बांट दिया जाता है, जिससे हर एक यूनिट को बनाने की लागत कम हो जाती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग स्केल का मतलब सिर्फ फैक्ट्री चलाना नहीं है। जैसा कि ये कोड कहता है, इसका असली मतलब है बड़े डेवलपमेंट कॉस्ट को एक बड़े सेल्स बेस पर फैलाना। ये आइडिया मैन्युफैक्चरिंग स्केल को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है और उन कंपनीज पर भी लागू होता है जिनके पास फिजिकल फैक्ट्रीज नहीं है। और इसका बेहतरीन उदाहरण है वीडियो गेम जाइंट इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स यानी ईए। एक नया बड़ा सा वीडियो गेम बनाने में लगभग $25 मिलियन यानी 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आता है। ये एक फिक्स्ड R&D कॉस्ट है। एक छोटा स्टूडियो ये खर्च निकालने के लिए स्ट्रगल करेगा, लेकिन ईए, उनके पास दुनिया भर में करोड़ों गेमर्स का बेस है। वो इस विशाल खर्च को अपने लाखों करोड़ों कस्टमर्स के ग्लोबल सेल्स बेस पर इतनी आसानी से फैला देते हैं कि उनके लिए पर यूजर कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। वो आराम से प्रॉफिट बना लेते हैं, जबकि छोटा कंपेटिटर मार्केट में एंटर करने से पहले ही हार जाता है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, मैन्युफैक्चरिंग की भी कर ली, लेकिन अब आते हैं सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर। अगर आप पूरे समुद्र के बादशाह नहीं बन सकते तो क्यों ना एक छोटे से कोजी से तालाब के अनडिस्प्यूटेड किंग बन जाएं? यही है नीश मार्केट डोमिनेशन का फंडा। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल और पावरफुल है। कुछ मार्केट्स इतने स्पेसिफिक और छोटे होते हैं कि वहां सिर्फ एक ही कंपनी आराम से प्रॉफिट कमा सकती है। अगर कोई दूसरी कंपनी आएगी तो मार्केट इतना बढ़ जाएगा कि दोनों ही लॉस में चले जाएंगे, तो कोई दूसरा आने की हिम्मत ही नहीं करता। ये अपने आप में एक ऐसी दीवार बन जाती है जो कॉम्पिटिटर्स को बाहर रखती है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है ग्रैको इंक। ये कंपनी पेंट और फूड को हैंडल करने के लिए हाई एंड इंडस्ट्रियल पंप्स बनाती है। थोड़ा बोरिंग साउंड करता है ना? लेकिन ये मार्केट इतना छोटा और टेक्निकल है कि कोई बड़ी कंपनी इसमें अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती। और इसका नतीजा, ग्रैको चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अपने कैपिटल पर 40% का शानदार रिटर्न कमा रही है। 40%! ये है छोटे तालाब की बड़ी मछली होने की असली ताकत। तो इतनी सारी बातों के बाद इस पूरी चर्चा से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए उन सबसे ज़रूरी बातों को आखिर में समेट लेते हैं जिन्हें किसी भी बिजनेस को एनालाइज करते समय ध्यान में रखा जा सकता है। पहला और सबसे बड़ा टेकअवे, मछली कितनी बड़ी है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि तालाब कितना बड़ा है। हमेशा फिश टू पॉन्ड रेशियो पर फोकस करें। बोइंग और एयरबस के केस में दोनों मछलियां बड़ी हैं, लेकिन तालाब भी बड़ा है और दोनों लगभग एक साइज की हैं। स्टेरीसाइकिल के केस में मछली बहुत बड़ी है और तालाब में उसके आसपास कोई है ही नहीं। रिलेटिव मार्केट शेयर ही असली किंग है। दूसरा टेकअवे, डिलीवरी। हम सब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। जो कंपनी उस आखिरी मील डिलीवरी को, उस आखिरी छोर तक सामान पहुंचाने के काम को सबसे सस्ते में कर सकती है, उसके पास एक जबरदस्त एडवांटेज है। इस डिस्ट्रीब्यूशन पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और आखिरी सबक यह है कि स्केल इकोनॉमीज यानी बड़े पैमाने पर काम करने के फायदे सिर्फ एक टेम्पररी बूस्ट नहीं है। अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ बिल्ड किया जाए तो ये एक ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज, एक ऐसी मजबूत दीवार बन जाते हैं जिसे तोड़ना सालों तक मुश्किल होता है। तो अब ये जानकारी आपके पास है। अब एक काम कीजिए, अपने आसपास नजर दौड़ाइए। आपकी लोकल किराना दुकान के सामने जो बड़ा सा सुपरमार्केट है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग स्केल यानी बल्क बाइंग का फायदा उठा रहा है? जो फूड डिलीवरी ऐप आप यूज करते हैं, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एडवांटेज ले रहा है? या शायद आपके शहर में कोई ऐसी दुकान है जो एक बहुत ही नीश चीज बेचती है और उस जैसी कोई दूसरी दुकान दूर दूर तक नहीं है? आपको ये साइज एडवांटेज हर जगह एक्शन में दिखेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।